हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज हम फिजिक्स के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, समझेंगे जो अप्रैल 2024 एंड न्यू पैटर्न सिलेबस पे बनाए गए हैं। देखिए, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम भी दे रहे हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इनको एक बार पढ़ लिया जाए। क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस होता है, बुक तो बदला नहीं है फिजिक्स का, इवन सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है, राइट। और अगर कोई ओल्ड पैटर्न भी समझ रहा है तो भी मतलब सबके लिए ये है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले बस हम आपसे एक ही बात का रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को वहां तक ले जाइए जहां तक चैनल डिजर्व करता है। जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो कंटेंट बाकी विद्यार्थी को भी मिलना चाहिए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री व्हाट्सअप का चैनल, टेलीग्राम चैनल, फ्री काउंसलिंग व्हाट्सअप नंबर हमने सब कुछ दे रखा है। हमारे ऐप का लिंक भी है जहां से आप ऐप को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं। हमने बहुत सारे कोर्सेज वहां डिजाइन कर रखे हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल है और गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पढ़ सकता है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला सवाल लिखा है कि द नेट फोर्स ऑन ए काइट हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। एक पतंग है जिसको कि हवा में ऐसे पकड़ा गया है, रोका गया है, तो उस पे कह रहा है कि कितना फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा या इंक्रीजिंग, 0 न्यूटन या डिक्रीजिंग। सोचने वाली बात है कि अगर एक पतंग को ऐसे स्टेशनरी रोक के हम पकड़ के ऐसे रखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो उस पर कैसा फोर्स लगता है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका कितना, 0। जीरो क्यों होगा? क्योंकि जीरो तब जब कोई स्टेशनरी जैसे मान के लिए आप छोड़ देंगे तो ऊपर की ओर जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि अपवर्ड फोर्स लग रहा है, कोई जो ऊपर की ओर लेके जा रहा है उसको, है ना। ग्रेविटी का भी फोर्स लगेगा उसके ऊपर क्योंकि धरती भी उसको खींच रही है ना धरती। लेकिन इसके बावजूद, मल्टीपल फोर्सेस के बावजूद रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई हमने उसको रोक रखा है, तो 0 गया। देखिए, और करके एक और सवाल दिया, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। कहता है कि फंडामेंटल यूनिट, एक यूनिट को हम कैसे और दिखा सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, ठीक है, जिससे कि आप इसको समझ पाएंगे। पहले इधर का देखता हूं, ठीक है। देखते हैं किधर नोट हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, यहां पर लिखा है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। आप जानते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े हैं ना, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब अगर एफ इज इक्वल टू एम ए है तो ए क्या होता है, केजी में होता है। फटाफट देखेंगे। देखिए, आंसर का भी हमने यहाँ पर खोल रखा है क्योंकि अगर मुझे कुछ नोट करना हो तो इतना टाइम नहीं है, मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट करवाना है। मैंने सोचा है कि एग्जाम से पहले मैं सबका ही करवा दूं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो, जितना सबको करवा देंगे। तो इसके लिए फटाफट मुझे करना है, आपके पास भी समय कम है। और ए क्या होता है यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यही होता है ना यहाँ पे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें लगता है कि इसका जो पहला आंसर है वो सही है, क्योंकि ये देखिए, ये पर मीटर क्यूब नहीं होगा, है ना, केजी भी इनवर्स भी नहीं होगा, है ना, और पर सेकंड स्क्वायर भी नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला आंसर होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो यहाँ पर हमने इसको डील किया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा अगला सवाल है, और इसमें इस सवाल में जो पूछा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, राइट, इतना करते हैं। इससे 2-3 सवाल हमारे सामने आ जाएंगे और हम इसको आसानी सोल्व कर पाएंगे। कॉपी पेन खोल के रखेंगे, जहां रिक्वायरमेंट होगी, जहां जरूरत होगी, हम क्या करेंगे उसको आगे अब आप लिखते चलेंगे वहां पे। तो जैसे दूसरा सवाल लिखा है, द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg। एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, मान लीजिए ये बॉडी है, इसका मास कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है। फटाफट सोल्व करेंगे। सो इट्स वेट, वेट कितना होगा, देखिए बहुत सिंपल बात है, W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, mg, जो नीचे की ओर ग्रेविटी की ओर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं तो हमारा वेट निकल जाता है। तो हमारा मास है 2 kg, जी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिकली हमें यह समझना है कि इस जी की वैल्यू कितनी ली जाती है। जी की वैल्यू कहीं कहीं जो है, अगर जी की वैल्यू कहीं कहीं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर जगह मिलता है, लेकिन कहीं कहीं हमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी देखने को मिलता है। सो माइंड में कंफ्यूजन आता है कि यार ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कब लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कब लेना है, राइट। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि जब आपको क्वेश्चंस में गिवन हो ब्रैकेट में कि आपको 10 वैल्यू ले सकते हैं तब तो हम लेंगे, अगर कुछ ना दिया जाए तो हम कौन सा लेंगे, 9.8 लेंगे। तो सिंपली अगर 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को समझना पड़ेगा, आपको समझ में आ गई बात। चलिए, अच्छी बात है।
मैं कई दिनों सोच रहा था कि मैं आपके लिए काम करूं, इन सेट्स पे काम करूं, लेकिन क्या है, खाना खाने के बाद जो है थोड़ा सा आलस हो जाता था। तो आज हमने हल्का फुल्का, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत अभी आंवले का मुरब्बा वगैरह खाया है। उन्होंने कहा खाना नहीं खाएंगे आज, आज दिन भर पढ़ाएंगे, जितना होगा दिन भर खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, खाना खाएंगे ही नहीं। अब केवल एग्जाम आपका थोड़ी ना है, एक एग्जाम जब होता है तो एक उस गुरु का भी एग्जाम होता है, हमारा भी आपके लिए एग्जाम है। तो कब तक ये इस तरह से चीजें होती रहेगी? तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। तो ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी तो रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी बात है यहाँ पर, अ बॉडी ऑफ 200 ग्राम फॉल्स थ्रू एयर विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द एयर ड्रैग ऑन द बॉडी इज। अब इसको समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें गड़बड़ की गई है। सबसे पहले यहाँ पर जो मास दिया गया है वो दिया है 200 ग्राम। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई ग्राम में देगा केजी में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ग्राम में हमारा कोई भी हिसाब किताब नहीं चलता है। अच्छा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है 200 ग्राम का, उसको हवा में से छोड़ दिया गया, फ्री फॉल कहते हैं इसको, फॉल मतलब छोड़ दें, इसको गिरा नहीं सकता, टूट जाएगा। तो मान लो किसी चीज को हमने से छोड़ा तो वो नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है कि उसका जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो कितना दे रहा है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है यहाँ पर। द एयर ड्रैग ऑन द बॉडी इज, तो बॉडी पर एयर ड्रैग कितना होगा। अब एयर ड्रैग क्या होता है इसको हमें सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज द एयर ड्रैग। ठीक है, 1200 न्यूटन, 1.2 न्यूटन, 1.96 न्यूटन, 0. जो भी दिया डजेंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए हमें यहां पर कुछ समझना पड़ेगा, हमें यहां समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट जैसे यहां पर जो आपका दिया है वही मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिए, यहां ऑलरेडी आप भी देख सकते हैं आंसर ऑलरेडी मेंशन होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इसका एफबीडी डायग्राम कैसा बनेगा बॉडी का। अगर हम एफबीडी डायग्राम बनाएंगे, जैसे मान के लिए ऑब्जेक्ट है, तो एफबीडी में नीचे की ओर mg बनेगा जो ग्रेविटी होता है, और एयर ड्रैग जो है ऊपर की ओर लगेगा, इस तरीके से फोर्स अपवर्ड लगेगा यहाँ पे। तो हमने इसको दिखा दिया कि अपवर्ड फोर्स है, इसको F बोल देते हैं, एयर ड्रैग को A लिख देते हैं, बेसिकली FA हो गया यहाँ पर, ये एयर ड्रैग हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट बेसिकली किधर की ओर आ रहा है, ऑब्जेक्ट किधर की ओर मूव कर रहा है। अगर ये अपवर्ड जा रहा है तब तो हम ऐसा एक्सेलरेशन उधर डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो एक्चुअली में जब यहां पर हम देखते हैं तो ये साफ साफ मेंशन कर रहा है कि देखिए ये फॉल कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं mg की वैल्यू fa से ज्यादा है, एयर ड्रैग से ज्यादा है। भैया अगर एयर ड्रैग इतना ही होता तो रोक देता ना उसको हवा में ही। ये खींच रहा है, ये रोक रहा है, एक नीचे से खींच रहा है, एक ऊपर से धक्का दे रहा है। तो अगर मुझे में ताकत है तो जो चीजें नीचे की ओर आ रही है उसको मैं पकड़ के रोक दूंगा, लो रुक गया, सीधी सी बात है। और यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें यह समझना होगा कि बेसिकली इसका जो नेट फोर्स है वो नीचे की ओर है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है उधर की ओर नेट फोर्स होता है। सो हाउ टू फाइंड नेट फोर्स। तो बेसिकली अगर हम नेट फोर्स लिखे, नेट फोर्स कोई भी होता है तो एम इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए चलता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू एम ए चलता है। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, mg माइनस एफ ए इज इक्वल टू, मास है 200 ग्राम, यहां कन्वर्ट कर दो 200 को 1000 से डिवाइड करके, ये देखो कट गया, आ गया 0.2 kg। कितना आ गया? 0.2 kg। छोटी छोटी चीजें ध्यान देना यहाँ पे। तो यहां पर कितना आ गया, ये 0.2 मल्टीप्लाई 6। अच्छा mg कैसे निकालेंगे जी? तो mg भी निकालने का तरीका देखो, दो तरीका। या तो मैं इसको सोल्व ना करता, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको कैलकुलेशन इजी कर देता हूं। देखो कैसे कैलकुलेशन इजी करूंगा, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एम ए को एम ही लिखता हूं मैं। अब क्या करूंगा मैं क्या निकालना है, एफ ए निकालना है ना, तो एफ ए को उधर भेजो, इसको इधर लिखो। तो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एफ ए, यही निकालना था ना आपको। एम अब ले लो कॉमन, बोलो क्या करोगे? एम कॉमन ले लो। चलो यहां सोल्व कर रहा हूं मैं, यहां कर देता हूं उसकी जगह। एम हमने ले लिया कॉमन, जैसे ही एम कॉमन लिया क्या बच गया, जी माइनस ए, और ये हो गया एफ ए। यहां पर जो है अगर हम लेते हैं कॉमन यहां पर, तो कॉमन लेने से क्या फायदा होगा यहाँ पे, जी हमने यहाँ पर कॉमन लिया, इसकी वैल्यू लिख दिया 0.2, जी यहाँ पर कुछ नहीं दिया है हमारे पास में, तो हम ले लेंगे 9.8, ए ले लेंगे 6, और इसको करेंगे हम सोल्व। बोलो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसको। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 0.2 मल्टीप्लाई
कितना हो गया 3.8, इसको सिंपली माइनस कीजिए, आ जाएगा आपका 0.76 न्यूटन आंसर। किसी को भी अगर बेसिक मैथ में दिक्कत होता है, बेसिक मैथ समझ में नहीं आता है या कोई परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं आपको जो मैंने अपना हैंड रिटेन बेसिक मैथ के क्वेश्चन सेट बनाए हैं उसका जो वीडियोज है फ्री में आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिएगा उसको और अपना बेसिक कंप्लीट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत काम है अभी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है अ पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, दिस इज एक्सप्लेन। ये कह रहा है एक पैसेंजर है इन मूविंग बस, पैसेंजर हम लोग बैठते हैं बस में, बस मूव कर रहा है, ठीक है, बस इज थ्रोन फॉरवर्ड आगे की ओर, व्हेन बस इज, जैसे मान के लिए बस अचानक से रुक गया, मान के लिए बस ऐसे, बस जो है ना ऐसे बस आगे की ओर जा रहा है, इधर की ओर बस जा रहा है, ठीक है, हम आराम से बैठे हैं, जिंदगी का सफर है सुहाना, आराम से गाना गा रहे हैं, अब अचानक से मतलब ब्रेक ले लिया, अब जैसे ही ब्रेक लिया तो हम आगे की ओर हो गए। यही होता है ना, गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाने में क्या होता है, सीट बेल्ट रोक लेता है, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, रुको, सीट बेल्ट रोक देता है यहाँ पे, तो हम आगे की ओर क्यों हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें ले जाना पड़ेगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, जहां पर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि जब आप एक स्टेट में होते हैं, सर स्टेट बोले तो यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ऐसा कोई स्टेट ना ना ना, स्टेट मतलब आपकी कौन सी अवस्था है, किस कंडीशन में आप हैं। तो अभी हम मूविंग कंडीशन में हैं, अब हम मूव कर रहे हैं, तो जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है वो कैसी इनर्शिया में आ चुकी है, आगे बढ़ने की इनर्शिया में आ चुकी है। अब बस क्या करेगा, बस के साथ भी तो हम आगे बढ़ रहे थे ना, आगे बढ़ रहे थे, बस रुक गया, लेकिन हमारा शरीर कहेगा हम नहीं रुकेगा, अपन नहीं रुकेगा। बस के रुकने से क्या होता है, कहेगा हम फिर भी आगे बढ़ेंगे, बस कहेगा थम जा भाई, रुक जा, कहेगा नहीं हम फिर भी आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाएगा, चोट लग जाएगा। तो यहाँ लिखा है क्या, बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बच्चा वाला सवाल पूछा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ होगा और क्या होगा। और में आते हैं, क्या लिखा है और में, द नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड इज, अच्छा, to provide additional gravitational force for higher velocity, to provide additional centrifugal force for higher velocity, to provide additional centripetal force for higher velocity, to provide additional electrostatic force for higher velocity। इसमें कौन कौन सा फोर्स आया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि ऐसे सेंटर में बाहर की ओर फोर्स लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर में बनाए रखने के लिए फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में लगता है। समझ रहे हो बात को। तो अब यहां पर जो है कौन सा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है जी ये, 2 1, अच्छा नंबर इधर है थर्ड चलो थर्ड का सेकंड वाला है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर खोल रखा है देखने के लिए। यहाँ पर तो पहला तो बता दिया था, इसमें सी लिख रहा है कि टू प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर हायर वेलोसिटी। तो बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग बैंकिंग मतलब किनारा। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ साथ में। जैसे मान के चलिए कोई भी सर्कुलर पाथ को लेते हैं, लेट बी सपोज ये हमारा सर्कुलर पाथ है ना। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सर्कुलर पाथ में जब सर्कल पे हम चल रहे होते हैं और हायर वेलोसिटी होती है तो उसको सेंटर की ओर एक फोर्स होता है जो हमेशा खींच के रखता है। जैसे साइकिल चला रहे, गया इधर खींचा फिर मुड़ गया, फिर इधर खींचा फिर इधर खींचा, ऐसे 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 साइकिल भी चलाया होगा आपने। तो जो सेंटर की ओर खींचता है ना, टू प्रोवाइड एडिशनल, क्या लिखा है सी, टू प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, फॉर हायर वेलोसिटी, एडिशनल फोर्स देता है ना। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर हम बैंकिंग अगर मतलब बाउंड्री भी लगा देंगे ना तब भी हमें सपोर्ट करेगा, आराम से हम मुड़ पाएंगे उस पर, नहीं तो क्या होगा सीधे बाहर निकल जाएंगे और कोई इसका उसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आ जाए। द फेनोमेनन ऑफ कैपिलैरिटी इज ड्यू टू कोहेजन एंड एडेशन, ठीक है, एंड नेदर कोहेजन नॉर एडेशन। तो हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि देखिए यदि आप बात करते हैं कि कैपिलैरिटी का क्या हिसाब किताब है, तो दो तरह का कैपिलैरिटी बनता है। इसको हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ाया है। एक कॉनकेव शेप में बनता है, एक कॉन्वेक्स शेप में बनता है। मैं दोनों ही बना के दिखाऊंगा, दोनों का एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। ये सारा कोर्स में मैंने पढ़ाया है, बहुत बच्चे जो है हमारे कोर्स से पढ़ भी रहे हैं।
अगर आप अभी तक खुद से ही दिमाग खराब कर रहे हैं कि सर सेल्फ स्टडी के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, लगता है फेल हो जाएंगे, तो जल्दी ऐप डाउनलोड करके रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करके अपनी पढ़ाई पूरी करो। देखो यहाँ पर मैं दो सीन आपको दिखाना चाहूंगा, कहाँ दिखा दूं, यहाँ दिखा दूं। देखो ये ट्यूब आपके लिए बना देता हूँ, देखो एक ट्यूब ये बना देता हूँ, और देखो ध्यान से एक ट्यूब में ये बना देता हूँ, दो ट्यूब मैंने आपके लिए बना दिया। नाउ अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर बेसिकली कि किस केस में ये कॉन्वेक्स का बनता है शेप, किस केस में कॉनकेव का बनता है, मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं आपको। तो मान के चलिए मैं पहले आपसे ऐसे कॉन्वेक्स का बना दिया, और अब मैं बना रहा हूं ये कॉनकेव का बना देता हूं। ठीक है, ये दो शेप बना दिया। बेसिकली इसके अंदर लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये तरह से ये लिक्विड है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा लिक्विड जो है इस कंडीशन में जाता है। दो तरह के फोर्सेस लगते हैं इसमें, एक कोहेजन का फोर्स लगता है, एक एडिशन का फोर्स लगता है। बोलिए कौन कौन सा फोर्स लगता है? कोहेजन और एडिशन का फोर्स लगता है। अब ये अगर आपको जानना है कि कोहेजन एडिशन क्या होता है तो ये आपको लेक्चर में देखना होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे फोर्स हैं जो इस तरह के शेप में आएंगे। अब देखिए आप ध्यान से सोचेंगे, आप ले लीजिए मान के चलिए पानी को लिया और यूं मारा दीवार पे, है ना, चिपक जाता है, चिपक जाता है। पॉइंट नोट करना, हिंदी में पारा कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। मरकरी ले लीजिए, मरकरी आप जब भी देखेंगे तो मरकरी हमेशा जो है एक स्फेरिकल शेप में रहता है। तो हमें यह समझना है कि मरकरी, ये मान लो मरकरी का केस है, ये मरकरी केस है जो कि हमेशा एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और ये जो केस है हमारा, ये मान लो वाटर लिख देता हूं, जो हमेशा एरिया को क्या करेगा, एरिया को ज्यादा से ज्यादा एरिया टच करेगा। तो ये जो कंटेनर है, ये जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है, गिलास लिया है, ट्यूब लिया है, इसके साथ में बहुत कम कांटेक्ट है इसका। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान के चलूं कि मरकरी है तो मरकरी, एक मरकरी का मॉलिक्यूल दूसरे मरकरी के मॉलिक्यूल्स के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना रहा है। जबकि इस केस में हमें दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल वाटर का और एक मॉलिक्यूल दीवार का, कंटेनर का, ट्यूब का, उसके साथ बना रहा है। मतलब इसमें ए टाइप बहुत ही बढ़िया है और इसमें ए बी टाइप बहुत ही बढ़िया है। समझ रहे हो? अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा, कहां, देखिए इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव या एडेसिव। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, कोहेसिव या एडेसिव। कमेंट में हमें बता सकते हैं या इस पे आप अपना सर्च कर सकते हैं। कुछ होमवर्क बीच में मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है, सब कुछ मैं ही बता दूंगा, तो आप क्या करेंगे। खैर एनीवे, तो अब यहां पर क्या लिखा, दोनों की वजह से कैपिलरिटी बनता है, दोनों की वजह से बना, तो आंसर यही हो गया। इनका आंसर लिख रहा है, पढ़ लेते हैं जरा। कोहेजन इन एडिशन बॉडी डिसाइड द एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड आल्सो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग फोर्स। एग्जैक्टली, मैं आपको यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बना के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बनेगा, देखिए इस तरीके से बनाएंगे, ऐसा बन गया। और यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बनेगा, देखिए यहाँ से ऐसा बन गया। हालांकि एंगल ऑफ कांटेक्ट को ज्यादा हिसाब किताब यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेंगे जो भी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, हाँ, फॉर ए नॉन विस्कस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड in steady flow where area of cross section of pipe is half the velocity of flow is। अब यहां पर क्या ये पूछ रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि एक नॉन विस्कस है। विस्कस क्या होता है बेसिकली, विस्कस फोर्स पढ़ा है आपने, नोट करो कॉपी में जरा, व्हाट इज द विस्कस एंड नॉन विस्कस, कर लो नोट जरा। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब जिसको दबाया नहीं जा सकता है, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। फ्लूइड है स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो होता है। हेलो, रेनॉल्ड्स नंबर इसका चलता है, पता है आपको ये सब? इस सब पर ध्यान देना होगा, क्योंकि खाली यही पॉइंट थोड़ी है, इसके अलावा इर्द गिर्द में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ, सब नोट कर लो। तो स्टेडी फ्लो वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज हाफ। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे मान लो ये पाइप है, अब इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हाफ कर दिया मतलब और नैरो कर दिया, कुछ इस तरीके का बना दिया। अगर ये ए है तो इसको इसने a/2 बना दिया है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा,
इसके अंदर जो वेलोसिटी था, जो फ्लो हो रहा था, ये वेलोसिटी क्या होगा? क्या लिखा है? क्वाड्रपल्ड। ओह, ट्रिपल, 4 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा? सोचिए ना, प्रैक्टिकली सोच के देखिए अपना, प्रैक्टिकली सोचिए, दिमाग क्या कहता है आपका? सर दिमाग तो ये कहता है कि ऐसा है, अगर पाइप को नैरो कर देंगे, है ना, पाइप को नैरो कर देंगे तो यहाँ पर जो हिसाब किताब है वो ऐसा है कि वेलोसिटी को बढ़ जाना चाहिए। बट यहाँ पर लिखा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी सी बोल रहा है डबल हो जाएगा। कैसे कैसे डबल हो जाएगा? तो सही तो सोच रहे थे आप। हमने एरिया को क्या कर दिया है? आधा कर दिया है, तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए मल्टीप्लाई करके। अब कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट कैसे रहेगा? अगर इसको हमने, ध्यान सुनो, 1/2 किया है तो ऑब्वियसली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 1/2 और 2 कट के 1 आएगा, कांस्टेंट रहेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, ये वाला लॉजिक है, हाँ यही लॉजिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत लॉजिक लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। पहला ये, द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड 2 soap bubbles of diameters in tube ratio is 4:1। एक तो सवाल ही नहीं दिख रहा है इतना। करा द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड 2 सोप बबल, साबुन का जो बबल होता है उसका अंदर का जो एक्सेस प्रेशर है of diameter, the excess of pressure inside 2 soap bubbles of diameters in the ratio 4:1 is right। चलिए चलिए ठीक। अब देखिए यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, यहां आपको पता चल जाएगा। बेसिकली यहां लिखा है कि जो एक्सेस प्रेशर होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2 soap बबल्स की, जैसे ये मान लो तरीके से 2 soap बबल्स की बात करते हैं, बड़ा छोटा बनाते ज़्यादा अच्छा रहता है ना। सही बात है, सही बात। एक छोटा बना दिया जाए इस तरीके से, तो बेसिकली इसके डायमीटर का रेशियो दे रहा है। मान लो इसका डायमीटर अगर मैं D1 मान लेता हूँ और इसका डायमीटर D2 मान लेता हूँ, इसका जो रेशियो दिया है D1/D2 इज इक्वल टू 4:1, ये रेशियो दिया है यहाँ पे। बचपन में खेलते थे ना हम लोग, आपने खेला है? वो ऐसे फूक फूक के अंदर साबुन बबल्स निकलता है, अब मजा आता था है? तो यहाँ पर क्या है कि अब इस रिलेशन में हमें क्या समझ में आ रहा है, जितना टाइम, जितना गुना रेडियस को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा चलेगा। अगर रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सेस प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, अगर रेडियस को डिक्रीज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अब 4:1 का क्या हिसाब किताब है यहाँ पर? 4:1 में क्या हिसाब किताब है? अगर हम डायमीटर के हिसाब से देखें तो अगर ये 1 है तो ये 4 गुना है, इसका ये 4 गुना है, तो डायमीटर के बढ़ने से यहां पर हिसाब किताब क्या होने वाला है? सोचिए, दिमाग लगाइए। इसका डायमीटर अगर मान के चलिए 1 है तो ये 4x होगा। हमने डायमीटर को 4 गुना कर दिया ना। अच्छा, तो उल्टा होगा फिर तो। मतलब ये हुआ कि डायमीटर के बढ़ने से रेडियस में भी चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा। मतलब रेडियस और डायमीटर तो एक ही हिसाब किताब में बढ़ता है, क्योंकि आधा होता है डायमीटर का रेडियस। तो अगर इसमें एक्सेस प्रेशर, ध्यान सुनो, अगर इसमें एक्सेस प्रेशर की बात करें तो इसका, देखिए इसका आंसर तो 5 वाले का ये दे रखा है यहां पर, यानी कि 1:4 दे रखा है। अब 1:4 का मतलब समझ में भी तो आना चाहिए कैसे 1:4 है। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि जो इसका डायमीटर है उसका 4 गुना है ये, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रेशर होगा वो 4 गुना इससे ज्यादा होगा। जितना कम होगा रेडियस उतना ज्यादा होगा एक्सेस प्रेशर। इन दोनों में रेडियस किसमें कम है? इसमें कम है। कितना टाइम कम है? 4 टाइम कम है।
तो उल्टा कीजिए, एक्सेस प्रेशर इसमें कितना गुना ज्यादा होना चाहिए, 4 टाइम होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसको अगर 4 बना दूं तो इसको 1 बना दूंगा, तो एक्सेस प्रेशर का रेशियो निकलेगा 1:4। ठीक, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स हमारे पास आते रहते हैं आजकल, तो आप विद्यार्थियों का ही आता है, सब पे हमें ध्यान देना होता है। हर किसी की अपनी अपनी समस्या होती है, और हमें जो है हर किसी को उतना ही स्पेशल फील करवाना होता है, चाहे मेरे बैच का हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। खैर एनीवे, ये नंबर भी ले लिया जाए, 6 है ना, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे आज मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। क्या लिखा है बेसिकली यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स मीन्स, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अ स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और भैया सेट हो जाओ, ऐसी सेट रहो। ठीक है, a study of relationship between heat and other form of energy, a study of conversion of chemical energy to other form of energy, a study of relationship between mechanical energy to other form of energy, a study of the conversion of mechanical energy to other form of energy। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है कि हीट के बारे में तो बताता ही है, साथ में इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करता है हीट को। तो अगर हम इन पॉइंट्स को देखें कि किस रिलेशन के बीच में काम करता है, पहला पॉइंट कहता है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट के बारे में और दूसरे फॉर्म एनर्जी के बारे में रिलेशनशिप दे रहा है। दूसरा आपसे कह रहा है कि स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो बेसिकली बी पॉइंट है, केमिकल एनर्जी की बात बोल रहा है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आता ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि केमिकल एनर्जी का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, इसके अंदर नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी पे आएंगे ना तो फिर ये गैसेस स्टेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है, वो भी हट गया। स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, नहीं ये भी नहीं जाएगा। ये इन तीनों में कोई पॉइंट नहीं होगा, पहला पॉइंट होगा, क्योंकि यहां पर बेसिकली साफ साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सब उसमें आ जाता है। सो हम बेसिकली हीट एंड अदर फॉर्म एनर्जी का, हीट सबसे पहले आएगा, जब भी थर्मोडायनेमिक्स की बात आएगी हीट की बात आएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ एक्चुअली इज, चलेगा, आउट ऑफ इन सब में से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ एक्चुअली इज, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फैराडेज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, मतलब इन चारों में से कौन लॉ थर्मोडायनेमिक है, तो पहले बता देंगे कौन सा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे हम आपको बताते हैं, अगला सवाल यहां पर यह है, आउट ऑफ द फॉलोइंग अ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज। तो इसमें लिखा है कि इसमें कौन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसमें से, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, है ना। इसमें लिखा है थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम, ऑल ऑफ द मेंशन, तो इसमें सारा ही होगा इसमें, क्योंकि ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड सब आता है इसमें, तो सभी आ जाएगा, डी हो जाएगा। आगे लिखा है ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई, जो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव होता है कैसे कैरेक्टराइज होता है, सो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, क्रेस एंड ट्रफ्स, कंप्रेशंस एंड ट्रफ्स, क्रेस एंड रेयरफैक्शन। तो हम जब ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली हमें कैसे करना होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ से, क्योंकि इसका जो पिक्चर बनता है ना, कैसे बनता है, बनाऊं पिक्चर, देखा आपने इसका, नहीं देखा है, मैं बना के दिखाता हूँ, आज मैं इसको करवा के रहूंगा। देखो इस तरीके का, देखो ये वाला और ये वाला, ये जो देख रहे हो क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हेन अ वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, क्या लिखा है, अरे भाई बहुत छोटा कर देता, करना ही पड़ेगा। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो इसमें लिखा है कि when a wave passes from one medium to another medium there is change of frequency and velocity। तो इसमें क्या चेंज होगा इसमें, ठीक है। तो चेंज की बात करेंगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का मतलब क्या होता है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इसका वेवलेंथ और वेलोसिटी में ही चेंज आ सकता है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, सोर्स समझते हैं, जहां से साउंड को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम लोग सोर्स कहते हैं। तो केवल और केवल सोर्स के माध्यम से ही आप बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जो बी वाला ऑप्शन है जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है वेलोसिटी और वेवलेंथ, इन दोनों में चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, इसमें वेलोसिटी और वेवलेंथ एंड वेलोसिटी में, बाकी किसी में चेंज नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस बाय टू वेव्स, बाई वन कितना दे रखा है, बाई वन इज इक्वल टू ए साइन 1000 पाई टी, और बाई टू इज इक्वल टू दे रखा है ए साइन 104 पाई टी। ठीक, तो कैसे इसमें बीट्स निकालते हैं ये अपने आप में समझने वाली बात है। बीट्स निकालने का तरीका सिंपल होता है कि हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा इनकी फ्रीक्वेंसी को। अब इनकी फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे पता करेंगे, यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कैसे हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को पता करेंगे जी। तो जो पहला फॉर्मेट आपको दिया है बेसिकली बाई वन इज इक्वल टू ए साइन 1000 पाई टी, दूसरे में दिया है बाई टू इज इक्वल टू ए साइन 1004 पाई टी। ओके, तो बेसिकली ये वाला चलता है बाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ऐसा चलता है। इस थीटा के अंदर जब आते हैं यहाँ पे तो हम ध्यान से देखेंगे तो ये टी के साथ में दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, टी के साथ में दे रहा है। तो ये जो डिजिट लिखा होता है ना यही फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है ये, यही फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। जैसा करो माइनस मोड में लिखते हैं, मान लो कि अगर 1000 में से भी 1004 को माइनस कर रहे हैं, मोड लगा देंगे तो -4 ही तो आएगा। तो ये बिट मतलब यही सिंपल सी बात है, जो फ्रीक्वेंसी होता है ना उस फ्रीक्वेंसी को माइनस किया जाता है। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी देगा, डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल तरीका है, इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। आगे बात कर लिया जाए। अच्छा, अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन टुवर्ड्स an observer with the velocity 110 meter per second. If the velocity of sound 330 meter per second, the frequency of sound heard by the person. लिखा सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज, मूविंग डायरेक्शन टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, उधर की ओर आ रहा है जो सुन रहा है, उसकी जो लिखा टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी 110 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 110 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड, तो आदमी जो आ रहा है वो, ये जो आदमी मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है 110 से, ठीक है ना, और वेलोसिटी जो साउंड है उसका है वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हियर बाय द पर्सन, तो उसको कैसे सुनाई देगा, मान लो कि हम गाड़ी चला रहे हैं 110 की स्पीड से जा रहे हैं, उधर से साउंड आ रहा है, वो आ रहा है 330 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी है साउंड की 150 हर्ट्ज, तो उस आदमी को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी हमें यह समझना पड़ेगा बेसिकली। ऐसे केस में मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूं, वो फॉर्मूला लगाना और आपको सीधे मिल जाएगा। अब देखिए आपको यह बेसिकली पता करना है कि वो फ्रीक्वेंसी होगी कितनी जितने में दी जाएगी। तो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखता हूं, रिक्वायर्ड जो सुनने वाली फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप लोग। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, सुनिए तो देखिए क्या करना है आपको, यहां पर ऊपर में लिखना है क्या, ऊपर में क्या लिखेंगे यहां पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड
अब नीचे में हम क्या करेंगे इसको समझना पड़ेगा हमें। तो नीचे में हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। और यहां जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला लिख लो। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका 330 मीटर से आ रहा है, 110 से ये जा रहा है, माइनस कर दो 330 में 110, ये आ जाएगा 330 में 110 को माइनस कर दो, मिल जाएगा। ठीक है ना? ये दे रखा है आपका 150, ये वाला 150। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दे रखा है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 हो गया ना, ये 330 दे रखा है। बस आराम से निकालिए, आंसर आ जाएगा आपका। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से जो है हमने यहां तक डील किया है। बाकी आगे के सवाल भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग मेहनत करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। मेहनत से ही सब कुछ लाया जा सकता है, मेहनत से ही सब बदला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। कोई भी मेरी दिक्कत, मतलब मेरी जरूरत पड़ती है, आपको दिक्कत आती है, तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मेहनत कीजिए। अगर किसी के पास मैं कहता हूं कि 10 दिन का भी समय है ना, 10 दिन का भी समय है, और वो कसम खा के बैठे कि सर का रिकॉर्डेड कोर्स 100 घंटे वाला हम एक दिन में 10 घंटा क्यों ना देखना पड़े, देखेंगे। अपनी नजरों से मेरे लेक्चर्स को एक बार गुजरने दो, मैजिक हो जाएगा, मैजिक आपके पास में, क्योंकि सब चीज समझ में आने लग जाएगी। ठीक है? तो मैं गिरी से गिरी हालत में कहता हूं कि 10 दिन के समय वाला विद्यार्थी भी अच्छा कर सकता है, और जिसके पास 1 महीना 1.5 महीना है वो तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसी के साथ यहीं पर इसको बाइंड अप करेंगे। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक इसका अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।